बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान नसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली ख़बर जो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का 19 जून का फ़ैसला है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के ट्रांसफ़र को आइनी करार दिया गया था और ट्रांसफ़र पर आए जजेस की जो सीनियरिटी और मयाद का जो मामला था उसे सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी को रिमांड कर दिया गया था। आज नाज़रीन 19 जून का सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। ये जो इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और इस अपील पर जो बेंच की तश्कील का मामला है, सबसे पहले इस बड़ी ख़बर की डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और दूसरी ख़बर में जो सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का जो कल फ़ैसला दिया है, इस फ़ैसले की अहम तरीन तफसीलात, इस फ़ैसले पर जो 7 सवालात उठाए गए हैं वो सवालात क्या हैं, उन सवालात के जवाब क्या हैं और 2 जजेस ने सारा खेल जो है वो कैसे पलट के रख दिया है, फिर इस खबर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, 19 जून को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफ़र पर आए 3 जजेस के ख़िलाफ़ जो पटिशन दायर की थी, जिसमें एक नुक्ता ये उठाया गया था कि ट्रांसफ़र पर आने वाले इन जजेस को नया हल्फ उठाना होगा और इन जजेस की जो सीनियरिटी है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जूनियर जज तस्वर होंगे। इस आइनी दरख्वास्त का सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आइनी बेंच ने, जिसको जस्टिस मोहम्मद अली मदर लीड कर रहे थे, सरबराही कर रहे थे, उनकी जानिब से 3-2 के तनासब से इस केस का फ़ैसला सुना दिया गया था, जिसमें जजेस के ट्रांसफ़र को तो आइनी करार दिया गया था, लेकिन जो जजेस की सीनियरिटी का मामला है और जो जजेस के ट्रांसफ़र पर मयाद का मामला है उसे सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी को रिमांड कर दिया गया था कि जितनी जल्द हो सके सदर पाकिस्तान ट्रांसफ़रिंग जजेस की सीनियरिटी और मयाद का फ़ैसला करें। अब 1 जून को चारों हाई कोर्ट्स में जो मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला है उस पर जुडिशल कमीशन का इजलास भी बुलाया जा चुका है और 1 जुलाई के जुडिशल कमीशन के इस इजलास से कबल सदर पाकिस्तान ने 3 ट्रांसफ़र जजेस की जो सीनियरिटी है, 3 ट्रांसफ़र जजेस की जो मयाद है ट्रांसफ़र की, उसकी डिटर्मिनेशन करनी है, उसका तयन करना है। लेकिन ये डेवलपमेंट होने से पहले, जुडिशल कमीशन के इजलास से पहले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने 19 जून का सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए चैलेंज कर दिया है और इस इंट्रा कोर्ट अपील में मुनीर मलिक साहब 5 जजेस के वकील हैं और इस अपील में, इंट्रा कोर्ट अपील में ये इस्तदा की गई है कि 19 जून का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए और जब तक ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है इंट्रा कोर्ट अपील की सूरत में 19 जून का फ़ैसला 5 जजेस का उसको स्टे किया जाए, उस पर स्टे ऑर्डर यानी इंटरिम जो रिलीफ है वो 5 जजेस को ग्रांट किया जाए। अब नाज़रीन, जो इंट्रा कोर्ट अपील आई है इस पर नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। जो 5 जजेस पहले 19 जून का फ़ैसला देने वाले हैं वो 5 जजेस अब इस बेंच में जो इंट्रा कोर्ट अपील सुनेंगे उसमें इन 5 जजेस को शामिल नहीं किया जाएगा। नया 6 रुकनी या 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। लेकिन ये बेंच कब तश्कील होगा इस हवाले से फ़िलहाल वसूख से नहीं कहा जा सकता। समर वेकेशंस हो चुकी हैं और अगले हफ्ते के लिए जो आइनी बेंच है, आइनी बेंच दस्तयाब नहीं है। आप यूँ समझें कि जो 5 रुकनी आइनी बेंच या 7 रुकनी आइनी बेंच रोज़ाना की बेसिस के ऊपर मुकदमात की समाअत करता था, वो बेंच टूट चुका है, वो बेंच दस्तयाब नहीं है। और जो आइनी बेंच के लिए नामज़द जो जजेज़ हैं वो या तो कराची रजिस्ट्री में मौजूद हैं या लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद हैं या चंद जजेस सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री में मौजूद हैं। तो आइनी बेंच अगले हफ्ते नहीं बैठ रहा, लेकिन नया जो बेंच जो भी बनेगा इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत करने के लिए उसकी तश्कील क्या होगी और कब तक इन अपीलों पर समाअत का इम्कान है, इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए फ़िक्स हो सकती है। और जो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी को ये मामला रेफ़र किया गया था, वहाँ से सीनियरिटी और जो जजेस की ट्रांसफ़र की जो मयाद है वो फ़ैसला कब तक आने का इम्कान है, इसकी डिटेल भी जल्द आपके साथ हम वीडियो लॉग में शेयर करेंगे। अब नाज़रीन, आ जाते हैं जो कल का फ़ैसला मखसूस नशिस्तों में सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। उस फ़ैसले पे 7 सवालात उठाए गए हैं मीडिया की तरफ से, तजियाकारों की तरफ से और तहरीक इंसाफ को
सपोर्ट करने वाले साफ़ियों की तरफ से, तजियाकारों की तरफ से पहला सवाल ये उठाया गया कि 39 नशिस्तें जो 12 जुलाई के फ़ैसले में देने का एक फ़ैसला हुआ था, एटलीस्ट वो 39 नशिस्तें जब फैसल सदीकी साहब अपने आर्गूमेंट में एम्फसाइज़ कर रहे थे कि 39 नशिस्तें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएँ, वो 39 नशिस्तें क्यों छिन गईं। दूसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि नज़र सानी का दायरा अख्तियार तो बड़ा महदूद होता है, यहाँ पर पूरा फ़ैसला कैसे तब्दील कर दिया गया। तीसरा सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या 12 जुलाई का फ़ैसला था, उस फ़ैसले में किसी किस्म की गलतियों की निशानदेही की गई, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कोई गलती थी नहीं 12 जुलाई के फ़ैसले में, तो फिर यह फ़ैसला कलअदम या रिवर्स कैसे कर दिया गया। चौथा सवाल ये है कि जो पहला बेंच था जिसने 12 जुलाई का फ़ैसला दिया था, अगर वही बेंच ये मुकदमा सुनता तो क्या ये फ़ैसला जो कल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या ये फ़ैसला तब्दील हो सकता था या 12 जुलाई का फ़ैसला बरकरार रहता। पाँचवा सवाल कि पुराने वाले 12 जुलाई का फ़ैसला देने वाले जजेस को इस बेंच में नॉमिनेट करने के लिए, शामिल करने के लिए आईनी बेंच के जजेस की तरफ से जुडिशल कमीशन को जुडिशल ऑर्डर जारी करके क्यों नहीं कहा गया कि आप वो पुराने वाले जजेस को इस बेंच में शामिल करें। और छठा सवाल तहरीक इंसाफ की तरफ से उठाया गया कि इस केस में हुकूमत की तरफ से कलाबाजियाँ लगाई गई हैं, अपने मौक़िफ़ से हुकूमत जो है वो हटी है, अपने मौक़िफ़ को हुकूमत ने तब्दील किया है। तो कलाबाजियाँ किसने लगाई हैं ये भी आपको बताएंगे। और एक एतराज़ ये भी है कि जब PTI के वकला, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला एतराज़ात उठा रहे थे, उनके एतराज़ात को अदालत में क्यों नहीं एड्रेस किया गया। तो ये सारी डिटेल, इन सवालात के जवाब आपके साथ इस व्लॉग में जो तशनगी रह गई है वो तशनगी आपकी दूर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन, जहाँ तक बेंच पर एतराज़ का मामला है, तो ये एतराज़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब ने आगाज़ में ही उठा दिया था कि पहले वाले जजेस को इस बेंच में शामिल किया जाए। और उन एतराज़ात पर सुप्रीम कोर्ट के 11 रुकनी बेंच ने बाकायदा तौर पर फैसला सादिर फरमाया था कि 26वीं तरमीम हो चुकी है, 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहले वाले जजेस इस बेंच में शामिल नहीं हो सकते। तो जब ऑलरेडी अदालत ने फैसल सदीकी साहब की दरख्वास्त पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला कर दिया था, तो फिर बेंच के ऊपर बाद में एतराज़ात की दरख्वास्त पर फैसला होने के बाद दोबारा से कैसे एतराज़ उठाया जा सकता है। दूसरा नाज़रीन, जिसमें हामिद खान साहब ने कहा कि ये बेंच जुडिशल ऑर्डर करता और पुराने वाले जजेस को इस बेंच में शामिल किया जाता, ये नाज़रीन दलील ऐसी है जो कि एक्सेप्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि जुडिशल कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट अलग से एक फोरम है जो जजेस की नॉमिनेशंस भी करता है, जजेस की तकर्रियाँ भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में करता है। आज तक कोई ऐसी मिसाल मौजूद नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के किसी लार्जर बेंच की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के किसी आईनी बेंच की तरफ से कभी जुडिशल कमीशन को ये डायरेक्शन पास नहीं की गई कि आप फ़लाँ को जज लगाएं, आपने फ़लाँ को जज क्यों नहीं लगाया और फ़लाँ को जज क्यों लगा दिया गया। कभी सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन के मामलात में मुदाखलत नहीं की है। तो अब सुप्रीम कोर्ट एक आईनी फोरम है जुडिशल कमीशन का, उसको कैसे एक जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए डायरेक्शन जारी कर सकती थी कि नहीं, आप इसमें जस्टिस मंसूरी शाह को शामिल करें, अतर मिल्ला को शामिल करें, आप इसमें मुनीब अख्तर साहब को शामिल करें। तो इस सवाल की कोई बेस नहीं है। तीसरा नाज़रीन, तीसरा ये कहा गया कि अगर पहले वाला बेंच बरकरार रहता तो ये फ़ैसला 12 जुलाई वाला तब्दील ना होता। नाज़रीन, कल के फ़ैसले की अगर आप बाइफरकेशन करें तो पहले वाला फ़ैसला 8/5 का आया था 12 जुलाई को, और उसमें जो 8 अक्सरियती जजेस थे उसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी भी शामिल थे। लेकिन हसन अज़हर रिज़वी साहब ने भी नज़र सानी में अपनी राय को तब्दील किया है। हसन अज़हर रिज़वी साहब ने भी नज़र सानी की दरख्वास्तों को एक्सेप्ट किया है। हसन अज़हर रिज़वी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने नज़र सानी की दरख्वास्तों में अपनी राय को, अपने फ़ैसले को तब्दील करते हुए ये मामला इलेक्शन कमीशन को रिमांड कर दिया है कि जो 80 अरकान हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है, इलेक्शन कमीशन दस्तावेज़ात का जायज़ा ले के ये डिटर्मिनेशन करे कि कितने अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बनते हैं। तो अगर पहले वाला बेंच भी होता और मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस हसन रिज़वी साहब अपनी राय जैसे उन्होंने नज़र सानी में तब्दील की है, तो वो फ़ैसला 6-7 का हो जाता, क्योंकि वहाँ पे 8 जजेस थे।
जब ये 2 जजेस निकल जाते, मोहम्मद अली मजहर साहब जैसे हसन नज़र रिजवी साहब, तो 13 रुकनी बेंच का वो फैसला था जो 8-5 से सुनाया गया था, तो 8 में से 2 जजेस जब निकल जाते और वो 5 की साइड पे आ जाते तो ये फ़ैसला 7-6 का हो जाता। कल भी एक तरीके से 7-5 का फ़ैसला आया है। और जो 13वें जज हैं वो अगर बेंच से अलग ना होते जैसे सलाहुद्दीन पंवर साहब, तो ये 8-5 का फ़ैसला होता। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था पहले वाला बेंच होता या मौजूदा बेंच होता। हसन नज़र रिजवी जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने अपनी जो ओपिनियन चेंज की है तब भी ये फ़ैसला तब्दील हो जाना था। और आगे नाज़रीन कि नज़र सानी का दायरा बड़ा महदूद होता है, तो नाज़रीन नज़र सानी का दायरा वाकई महदूद होता है, लेकिन क्या नज़र सानी की जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी 12 जुलाई के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस पर सबसे ज़्यादा दलाइल तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ के वकला ने दिए हैं। 3 दिन हामिद खान साहब ने दलाइल दिए, 4 दिन फैसल सदीकी साहब ने दलाइल दिए, 3 दिन सलमान कनल्ले साहब ने दलाइल दिए। हुकूमती वकला ने तो इब्तिदा में पहला दिन 1.5 घंटा दलाइल दिए थे, और जो मुतासरा अरकान के जो वकील हैं उन्होंने कल सिर्फ 1-1.5 घंटा दलाइल दिए। अटॉर्नी जनरल साहब ने 15 से 20 मिनट दलाइल दिए। तो ज़्यादा वक्त तो इनके अपने वकला ने, तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला ने अदालत से लिया है। नज़र सानी का दायरा महदूद होता है तो फिर 3-3, 4-4 दिन दलाइल देने की क्या ज़रूरत है। और फिर नाज़रीन कहा गया कि हुकूमत ने कलाबाजियाँ खाई हैं, अपने मौक़िफ़ को नज़र सानी में तब्दील किया है, तो ये फैक्चुअली बात गलत है। तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। कैसे तब्दील किया है? सबसे पहले तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो सुप्रीम कोर्ट में आई थी, जिसकी तरफ से ये कहा गया था कि ये सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए, और तहरीक इंसाफ ने भी मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त में यही कहा था कि ये PTI को नहीं, ये मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ की बजाय सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इन मखसूस नशिस्तों की इंटाइटल है। अब नज़र सानी केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब ने एडमिट किया कि ये मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं मिल सकती। 12 जुलाई का फ़ैसला बरकरार रखें और ये तहरीक इंसाफ को आप दे दें। तो मौक़िफ़ से किसने कलाबाजी लगाई, अपने मौक़िफ़ को किसने तब्दील किया? और फिर दूसरा मौक़िफ़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तब्दील किया, उसमें भी तहरीक इंसाफ ने यह एतराफ़ किया। पहले राउंड में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा था कि ये सीटें या तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं या फिर ये सीटें वेकेंट रखी जाएं। ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत और पार्लियामेंट में शामिल दीगर पार्लिमानी जमातों को नहीं दी जा सकती, फिर इनको वेकेंट रखना पड़ेगा। लेकिन नज़र सानी में तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने अपने मौके को तब्दील किया, एक बड़ी कलाबाजी लेते हुए ये कहा कि ये सीटें वेकेंट नहीं रखी जा सकती। पार्लियामेंट को आपने हर हाल में मुकम्मल रखना है, पार्लियामेंट को आप नामुकम्मल नहीं रख सकते। तो किसने कलाबाजियाँ खाई, ये चीज़ भी नज़र सानी में वाज़ेह हो जाती है, जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। अब नाज़रीन ये जो कहा गया कि 39 सीटें तहरीक इंसाफ से क्यों छिल गईं, ये तो हक़ाइक़ तस्लीम शुदा थे कि 39 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। तो नाज़रीन यहाँ पे अप्रिसिएशन करना बनती है फैसल सदीकी साहब के कि उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से 39 सीटों के हद तक जो केस था वो बड़े बेहतरीन अंदाज़ में अदालत के सामने पुट किया था, बड़ा बेहतरीन अंदाज़ में उन्होंने केस लड़ा था। लेकिन नाज़रीन जब फैसल सदीकी साहब के दलाइल का इख्तिताम हुआ तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो दूसरे वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने जो दलाइल दिए, उनके दलाइल फैसल सदीकी साहब पे और बेंच के ऊपर किसी खुदकुश हमले से कम नहीं थे। हामिद खान साहब ने जब पहले बेंच पे एतराज़ का फ़ैसला हो चुका था, एक मरतबा फिर बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया, कहा कि आप गैर आइनी बेंच हैं, जबकि फैसल सदीकी साहब ने बेंच के जजेस पर एतमाद का इजहार किया था कि मुझे इस बेंच के तमाम जजेस पे मुकम्मल तौर पे एतबार है। और कल जैसे सलाहुद्दीन पंवर साहब ने इस बात की निशानदेही की कि जो हामिद खान साहब एतराज़ उठा रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सदीकी साहब ने तो एतमाद का इजहार किया था, आज ये एतराज़ क्यों उठाया जा रहा है? और फिर नाज़रीन हामिद खान साहब ने कहा कि पुराने वाला बेंच जो है उसको ही इस केस का फ़ैसला जो है वो सुनना चाहिए। तो इसमें नाज़रीन इस केस की समाअत जो है नज़रसानी की पुराने बेंच को करनी चाहिए, हामिद खान साहब ने कहा। तो इस पर जैसे जमाल खान मंदोखेल साहब ने उनसे कहा था कि किस कानून और किस आइन के किस आर्टिकल के तहत पुराने बेंच को सुनना चाहिए, उसकी निशानदेही कर दें। हामिद खान साहब कोई जवाब नहीं दे सके थे, लाजवाब हो गए थे। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा था
कि जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पास की, ये पार्लियामेंट ने पास की है। और 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने वोट भी नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने उस कार्रवाई का बाइकआउट किया था। और जो हामिद खान साहब हैं उन्हें मंदू खेल साहब ने कहा था कि आप जो इल्ज़ामात, जो तज़हीक, जो जजेस की इंसल्ट कर रहे हैं, इसकी आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि जस्टिस हाशिम काकड़ साहब को कहना पड़ा कि आप भी हमारे उस्ताद हैं, कादी फाइज साहब भी हमारे उस्ताद हैं, लेकिन हमारे उस्ताद की अगर कोई बेइज्जती करेगा, हम यहाँ बेंच में ना होते, आम लोग होते, जज ना होते, तो कमरा अदालत से बाहर उसका मैं गिरबान पकड़ लेता। आप जजेस की तज़हीक कर रहे हैं, आपको ये हक़ किसने दिया कि आप जजेस की तज़हीक करें? तो हामिद खान साहब ने अपने दलाइल में मुकम्मल तौर पे जजेस को मिलाइन किया, जजेस की तज़हीक की, कंटेम्पचुअस उन्होंने अल्फाज का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब को कहना पड़ा कि माइंड योर लैंग्वेज, अल्फाज का जो इस्तेमाल है सोच समझ के करें। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि आपने अदालत को डी चौक बना दिया है। और फिर नाज़रीन, जैसे जमाल खान मंदुखेल साहब ने अपनी गलती का ये एतराफ़ किया कि पहले राउंड में हमने अपने अख्तियारात को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया था। मैं अपनी गलती का एतराफ़ करता हूँ और उस गलती का नतीजा कि अपने अख्तियारात को हम बहुत ज़्यादा आगे तक ले गए, ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी वजह मैं हूँ। हमें कानून और आइन के अंदर रहते हुए इस केस का फ़ैसला करना चाहिए था। आर्टिकल 187 का अख्तियार हमें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था। और जहाँ तक नाज़रीन ये बात की गई कि फ़ैसले में हुकूमत की तरफ से मखदूम अली ख़ान साहब ने या बाकी वकला ने या अटॉर्नी जनरल साहब ने किसी फ़ैसले में किसी किस्म की गलतियों की, सुकम की निशानदेही नहीं की, तो ये बात में नाज़रीन फैक्चुअली इनकरेक्ट है। मखदूम अली ख़ान ने एक तो ये कहा कि जो सेक्शन 94 तफसीली फ़ैसले में कलअदम करार दिया गया है उसका मुख्तसर फ़ैसले में कहीं ज़िक्र मौजूद नहीं था। तो जब आप मुख्तसर फ़ैसले में सेक्शन 94 को कलअदम नहीं करेंगे तो फिर आप उसको ये नहीं कर सकते कि तफसीली फ़ैसले में जाके आप उसको कलअदम करार दें। मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि 3 दिन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ये 1000 अरकान शामिल हो चुके थे। कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ये अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं छोड़ सकते। मखदूम अली ख़ान ने कहा कि किसी का बयान हल्फी मौजूद नहीं। जो तफसीली फ़ैसले में लिखा गया कि ये लोग कंपेल हुए, मजबूर हुए हालात के तनाज़र में, तो किसी PTI के रुकन अदालत में आके नहीं कहा कि उनके ऊपर क्या मजबूरी थी, हालात की क्या सख्ती थी, हालात का क्या जबर था। कोई PTI का रहनुमा अदालत के सामने पेश नहीं हुआ। ये अदालत ने ख़ुद से फ़र्ज़ किया। कोई शवाहिद अदालत के रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं थे। और फिर मखदूम अली ख़ान ने इस बात की निशानदही भी की कि तहरीक इंसाफ की अपनी दरख्वास्त में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में इन आज़ाद अरकान को शमूलियत अख्तियार करने का फ़ैसला उनकी तरफ से किया गया था। और किसी ने भी नहीं लिखा अपनी दरख्वास्त में कि यह किसी जबर के तहत फ़ैसला किया गया था। और तहरीक इंसाफ ने ख़ुद एडमिट किया अपने दलाइल में कि हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने की। तो अपने उनके दलाइल में ख़ुद तज़ाद मौजूद था। और फिर नाज़रीन, मखदूम अली ख़ान साहब ने यह भी कहा कि आर्टिकल 184(3) का अख्तियार भी सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फ़ैसले में इस्तेमाल नहीं किया। आर्टिकल 184(3) को भी इन्वोक नहीं किया गया। और जो इलेक्शन मैटर होते हैं, मखदूम अली ख़ान साहब ने कहा कि सिविल मैटर्स होते हैं, सिविल मैटर्स में जो कानूनी प्रोसीजर होता है वो उस सारी कानूनी चाराजोई का बैकबोन होता है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और उसके बाद नाज़रीन, मैं आपको ये भी बता दूं कि कल कमरा अदालत में जब PTI के वकला मौजूद नहीं थे, PTI के लोग खुद आके हमसे कह रहे थे कि आप ये ख़बर चलाएं कि हमारे वकला कहाँ पे हैं, कमरा अदालत से क्यों गायब हैं। और अटॉर्नी जनरल साहब ने भी निशानदही की थी कि सेक्शन 94 को, रूल 94 को कलअदम करार देते हुए 27A का उनको नोटिस नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा एक सुकम अदालती फ़ैसले में है। और फिर उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 66 की जो रिक्वायरमेंट है और जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 209 है, उसके कानूनी नताइज का इन लोगों को, तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ेगा। अपनी मर्ज़ी से ये MWM में चले जाते तो मखसूस नशिस्तें इनको मिल जानी थी। चूँकि ये MWM में नहीं गए और उन्होंने खुद से फ़ैसला किया कि ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाएंगे, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसका भी इनको सामना करना पड़ेगा। तो ये नाज़रीन, आसान अल्फाज में जो चीज़ें कल रह गई थी, जो तशनीगी रह गई थी, जो सवालात उठ रहे थे, उनके जवाबात मैंने अदालती कार्रवाई, आइन और कानून की रोशनी में आपके सामने रखे हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ क्लियर होगी।
इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।